नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी स्पॉट। आप सुन रहे हैं निर्मल वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी परिंदे, जिसका एक भाग हमने कल पढ़ लिया था। आइए आगे का भाग आज देखते हैं और एंजॉय करते हैं। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर ये बात सोचकर विस्मित होती थी कि पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते, और अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो लेफ्ट 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 मार्च करते फौजी बूट चैपल से दूर जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिग नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर होवर्ड पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कॉयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। रॉबर्ट ने अपने रूमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए हॉवर्ड हमेशा ऐसा ही करता था। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए उसने कांपते हाथों से हिमबुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी हॉवर्ड की लंबी पीली उंगलियां खुलने सिमटने लगी। कॉयर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचाया। लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिप को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने होवर्ड को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो आई। रात भर होवर्ड को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके होवर्ड के चेहरे की झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल होवर्ड का सर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की अगाध शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चौकोर शीशे पर झिलमिला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए उसे यह भ्रम होता है कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों से सिमटता हुआ उसके आसपास घिर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी दोनों आंखें खोल दी हो। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हो। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना। चैपल के शीशे के परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई वीपिंग बिलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़चड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे। अपना सिर वहाँ टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोवर, यह नाम उसने रखा था। वह झेंप कर हंसने लगता। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर भी बन गए हो, लेकिन लड़कियों से गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भरती। सोचा था कहूँगी, पर वह कभी कभी आया ही नहीं। बुरुंस का लाल फूल लाए हो ना? झूठे। खाकी कमीज की जिस जेब पर बैज चिपके थे उसी में मुसा हुआ बुरुंस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला कहाँ है। हाउ क्लिमजी। उसके बालों में ग्रीस का हाथ उलझ रहा है, फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखा?
वह मुड़ी और इससे पहले कि कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल है। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका सुनो, गिरीश का स्वर कैसा हो गया था ना, मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही हूँ। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही हूँ। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, बल्कि वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के स्वरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। हॉवर्ड ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर आंखों से देखा। आंखें मुंह ध्यानमग्न प्रस्तर मूर्ति से स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? हॉवर्ड ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती है। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। हॉवर्ड की उंगलियां ढीली पड़ने लगीं। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े हैं। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मीडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा? कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। वीपिंग बिलोज की भीगी शाखाओं में से धूप की चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थीं। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे झुंड बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गईं। नाश्ते के लिए भी पौना घंटा पड़ा था। उनमें से कुछ लड़कियां हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां भी शुरू नहीं थी, किंतु शायद इसलिए भी इन चंद बचे खुचे क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुलगपाड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने उन्हें डांट फटकार नहीं लगा सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूट चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं। और डॉक्टर मुखर्जी, फादर का ऊपरी होठ तनिक खिंचाया, डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने की छुट्टियों में वहाँ जाना काफ़ी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती है, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट का नियम है। कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती हैं। फिलहाल मैं स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय बहुत कुछ अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ी ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल में दकियानूसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात टालते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब वह नहीं था। आप तो जानती हैं
कि मिस लतिका और उस मिलिट्री ऑफिसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है। वह बेचारा तो अब नहीं रहा, मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ बोला नहीं गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पटती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे, किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश हो गई। होवर्ड जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उछलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई हुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसे लगता कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, होवर्ड ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो में निकलकर बाहर नीली फैली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छाया में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांसों से समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे स्वरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं सक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। होवर्ड ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफ़ेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कैंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। मिस्टर होवर्ड ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यही हैं? होवर्ड की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहनी हुई थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का गला गोल, धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाब के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने हैं जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर होवर्ड? अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडियों से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली, चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते। होवर्ड रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता। लतिका पीछे खड़ी देखती रहती। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे रेशमी रूमालों से उमड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते, फिर हवा में बह निकलते। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती। लतिका तनिक आगे निकल गई। होवर्ड की सांस चढ़ गई और धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर मिलिट्री के दाईं ओर मुड़े
तो लतिका हॉवर्ड की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो अक्सर टहलते हुए मिलिट्री तक चली जाती। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गालों सी बर्फ नीचे गिरा करती। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती जो फादर एलमंड के घर से गुजरते हुए मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से हॉवर्ड का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई थीं। कल रात आपकी तबीयत को कुछ हुआ, कुछ खराब हो गई थी क्या? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? हॉवर्ड के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे भी नहीं पता चलता। वह तो सुबह सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि करने के लिए हॉवर्ड छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगे। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था, वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या ज़रूरत है। हॉवर्ड के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक ही चिंता करते हैं मिस्टर हॉवर्ड। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। हॉवर्ड का चेहरा प्रसन्नता में दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह दिल के संशय मिटाने के लिए निश्चिंत होना चाहता था। कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के साथ मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में तो ये 2 महीने की छुट्टियां काटना भी दूभर हो जाता है। मिस्टर हॉवर्ड, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रंकें कैंटोनमेंट की ओर जा रही थीं। हॉवर्ड को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुदी सी खुली रह गई, मानो पलकों पर एक पुराना सा भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर हॉवर्ड, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव गहराया। बहुत अरसा पहले मैं दिल्ली गई थी मिस्टर हॉवर्ड। तब मैं बहुत छोटी थी, ना जानी कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था, ना जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं। शायद माँ ने मुझे डांटा था और सिर्फ मैं नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे। उनकी छायाएं नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुंस के लाल फूल धूप में चमक जाते। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में क्यों नहीं जाती? सर्दियों में तो यहाँ सब वीरान हो जाता है। अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है।
नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अक्सर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है। मिस्टर हॉवर्ड फिर कुछ दिन बाद इंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आ जाते हैं। मैं हर साल उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ वे नहीं आएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिन बाद पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगती है। छुट्टियाँ ख़त्म होने लगती हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों में वापस लौट आते हैं और मिस्टर हॉवर्ड पता भी नहीं चलता कि छुट्टियाँ कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। दोस्तों, आज हमने पढ़ा है परिंदे कहानी का पार्ट 2। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।